राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर। और राकेश जी, जिस तरीके की स्थितियों को लेकर हम बात करें, जो स्थितियां इस वक्त ये बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से यहाँ हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, इस टारगेट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो लोगों को सुरक्षा देने में फेल हो गई है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आपको आती है इन तस्वीरों को देखने के बाद, इन घटनाओं को देखने के बाद? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि सरकार की वहाँ की विफलता तो है ही। जी। ये तो सर्वविदित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इस्लामिक वॉर अगेंस्ट द हिंदूज है। ये इस्लामिक ताकतें लंबे समय से हिंदुओं को निशाना बना रही हैं। आपको एक बात ध्यान दीजिए बांग्लादेश के बारे में। उसका जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जी। 1905 में लिखा वो राष्ट्रगान है। जी। बंगला भाषा 98% बंगाली बोलते हैं। ओ, रविंद्र संगीत का उपयोग सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में होता है। तो बंगाली अस्मिता यानी बंगला अस्मिता की इतनी छाप वहां की राष्ट्रीयता पर है, उसके बावजूद उसके बावजूद भी हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है। तो इसका एक मूल पर्पस यह है कि पहला भारत को उत्तेजित करना, दूसरा हिंदुओं की स्थिति को समाप्त करना। देखिए, एक बात आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो हिंदुओं की संख्या लगभग 13% थी, वो जी। घटकर जी। 1% से कम हो गई है। जी। अफगानिस्तान में हिंदू पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, कोई नामो निशान नहीं बचा है। बचा बांग्लादेश। वहां 1941 में या जो पूर्वी पाकिस्तान था 29% हिंदू थे, वो घटकर 6% पर रह गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति एक वहां की इस्लामिक ताकतें हैं जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वहां की जमात इस्लामी जो पार्टी है जो ये सब कर रही है वह पाकिस्तान से निर्देशित हो रही है। तो मुझे जी। लगता है कि एक समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष कार्रवाई का समय दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी। जी। राकेश जी, जिस तरीके से आपने विकल्पों का जिक्र किया, तो ऐसे में एक और विकल्प को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती नजर आ रही है। वो विकल्प है बांग्लादेश के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर। क्या राकेश जी, आपको लगता है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों में बांग्लादेश के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत है, या ऑपरेशन सिंदूर 2 की जरूरत है? देखिए, एक सीमा होती है सहनशीलता की। जी। भारत सरकार ने बांग्लादेश की उन्नति के लिए 2014 से जो प्रयास किया, एक अच्छे पड़ोसी के नाते, ढाका विश्वविद्यालय हो या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हो, लेकिन आज बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी ताकतें, इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्हें ना बांग्लादेश के विकास से मतलब है, ना वहां के नागरिकों के कल्याण से मतलब है। वे सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं की को समाप्त करना चाहते हैं। इसके पहले कि मैं उस पर आऊं, मैं एक आपको बता दूं, यह सुनियोजित षड्यंत्र क्यों हो रहा है, इसके पीछे भारत का हाथ क्यों बन जाता है। जी। जब पाकिस्तान का भारत से अलग होना हुआ तब लियाकत भारत दिल्ली आए। नेहरू और लियाकत के बीच में एक समझौता हुआ। इस जी। समझौते को प्रधानमंत्री नेहरू न मंत्रिमंडल में ले गए, न मंत्रिमंडल की स्वीकृति की बात तो दूर की है। उस समझौते में कहा गया कि जो जहां के अल्पसंख्यक हैं उन राष्ट्रों की जिम्मेदारी है, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान का निर्माण सांप्रदायिक जुनून के आधार पर हुआ है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत और घृणा के आधार पर हुआ है, वहां के हिंदुओं को छोड़ दिया गया। इसीलिए वहां के जो पहले कानून मंत्री थे JN मंडल जो जी। उन्होंने वहां कानून मंत्री से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए। चूंकि हिंदुओं पर अत्याचार सहा नहीं गया, उनकी वो सामर्थ्यवान नहीं थे उस अत्याचार को रोकने के लिए, सरकार को प्रेरित करने के लिए। वह नेहरू लियाकत पैक्ट भारत के हाथ को बांध देता है, चूंकि वो एक जी। समझौता भारत सरकार ने किया है। लेकिन अब विकल्प दूसरा बचता नहीं है, चूंकि अगर भारत हस्तक्षेप नहीं करता है तो मुझे लगता है कि वहां के हिंदू बच नहीं पाएंगे। वहां एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, उसके तहत हिंदुओं की संपत्ति जब्त कर ली गई। 60% बांग्लादेश के हिंदू आज भूमिहीन हो गए हैं, लैंडलेस हो गए। जी। तो संपत्ति चली गई। जी। और एक और मैं यहाँ आपको जोड़ दूं जो कि दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह जानकारी। जी। प्रोफेसर अबुल बरकत ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक शोध करके एक पुस्तक लिखी, रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, लैंड एंड वाटर बॉडीज इन बांग्लादेश। उस 2016 में पुस्तक प्रकाशित हुई। उन्होंने उससे एक आंकड़ा दिया, 1991 से 2001 तक 767 हिंदू प्रत्येक दिन बांग्लादेश से गायब हो रहे जी। हैं। और 2001 से 2012 तक 774 हिंदू प्रत्येक दिन बांग्लादेश से गायब हो रहे हैं। या तो वो मारे जा रहे हैं
या धर्मांतरण हो रहा है या सीमा से बाहर भेज दिए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में अब हमारे पास और क्या ऑप्शन है? दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक एक बार बहुत ही मजबूती के साथ, पूरी मोबिलाइजेशन के साथ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के डेलीगेशंस को विभिन्न देशों में भेजा। मुझे लगता है एक विकल्प यह भी है कि यहाँ के डेलीगेशन कुछ इस्लामिक मुल्कों में, कुछ यूरोप के देशों में जाकर बांग्लादेश की स्थिति को रखें, यहाँ के मानवाधिकार संगठन के लोग रखें। एक बार ऐसा प्रयास करने के बाद, एक जनमत तैयार करने के बाद, यदि बांग्लादेश नहीं मानता है, भगवान राम ने भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो धनुष उठाया था, आज समय आ गया है कि बांग्लादेश पर एक चौतरफा प्रहार करने का। यदि वो मानते हैं तो मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो हम शक्ति का प्रदर्शन करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जी ठीक है। राकेश जी, एक बात और जो चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है वो ये कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है, और लगातार ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में एक सुनियोजित साजिश जो है वो चीन और पाकिस्तान के द्वारा रची जा रही है, ये सब मालूम होने के बाद भी हम शांत हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को अभी और एग्रेसिव होने की जरूरत है? जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं उन स्थितियों को लेकर, और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उस षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए। देखिए, बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के मस्तिष्क से चल रहा है और चीन का उपनिवेश बनता जा रहा है। आज बांग्लादेश की अस्मिता, जो एक बड़ी अस्मिता का पार्ट था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब बांग्लादेश का बंगाल का विभाजन किया, और उस समय से लेकर अब तक देखिए, मैंने जो कहा बांग्ला भाषा 98% लोग बोलते हैं। बांग्ला बोलने वालों ने उर्दू भाषा को वहां बढ़ने नहीं दिया, यानी पाकिस्तान जो उर्दू भाषा का प्रचार करना चाहता था नहीं बढ़ने दिया, अंग्रेजी को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो बांग्लादेश एक तरह से भारत की ही उपराष्ट्रीयता है। बांग्लादेश भारत से बाहर नहीं है, उसकी उपराष्ट्रीयता भारत की उपराष्ट्रीयता है। तो मैं मानता हूं कि आज उस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में, जिसमें चीन शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और अमेरिका का एक लॉबी, बांग्लादेश को हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है। इससे मुझे लगता है कि इन तीनों देशों को परास्त करने के लिए भारत को कूटनीति के साथ साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का वक्त आ गया है। देखिए 1971 में क्या हुआ था, जब वहां से शरणार्थी भारत आना शुरू हो गए थे, बड़ी संख्या में शरणार्थी आना शुरू हो गए थे, तो भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि बांग्लादेश की स्थिति में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, उसकी अर्थव्यवस्था दिनों दिन एकदम निम्न स्तर पर जा रही है। भारत के सहयोग के कारण 2014 के बाद से बांग्लादेश एक सम्मानित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। आज उसके उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, वहां के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, वहां पर ऋण बढ़ता जा रहा है। इसलिए बांग्लादेश के लोग यदि नहीं संभलते हैं और राजनीतिक कारणों से यदि आज बांग्लादेश इतना कमजोर हो गया है कि भारत का एक नैतिक दायित्व है, उप महाद्वीप में भारत एक ऐसा देश है जो नैतिक आधार पर या शक्ति के आधार पर उस उप महाद्वीप में स्थायित्व, लोकतंत्र और एक शांति बनाने का एक की जिम्मेदारी रखता है। जी राकेश जी, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल का चुनाव भी बेहद नजदीक कहा जा रहा है, और जो हिंसा इस वक्त देखने को मिल रही है, इस हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल को भी जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से आपने बंगाल का जिक्र किया कि बंगाल से विभाजन हुआ, तमाम जो इतिहास है, लेकिन ऐसे में इस इतिहास को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। जैसे आप दोहरा रहे हैं वैसे विपक्ष के लोग भी दोहरा रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एक बड़ी चिंता की बात यहां पर यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच जो है वो बात हो रही है बाबरी मस्जिद को लेकर, बात हो रही है विवाद को लेकर, लेकिन ये बात करता कोई नजर नहीं आ रहा विपक्ष की तरफ से कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसको लेकर कोई बात नहीं करता। बल्कि कुछ बयान तो ऐसे निकलकर सामने आए राकेश जी, जिसमें यह कहा गया कि 10 से 12 हिंदुओं को मार देना नरसंहार नहीं कहलाता। देखिए, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की मेजोरिटी होती जी, और इतनी बड़ी संख्या में वहां के मुस्लिम को या ईसाई समुदाय के लोगों को भूमिहीन कर दिया गया होता, प्रत्येक दिन 774 मुसलमानों को गायब कर दिया गया होता, और इतनी बड़ी हिंसा होती, महिलाओं की सम्मान पर आक्रमण होता, घर जला दिया गया होता, उनके मस्जिद तोड़ दिए गए होते, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी क्या करती, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। एक जो कमजोरी आती है, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, यह प्रश्न सामान्यतः लोग नहीं उठा पा रहे हैं। भारत में एक खंडित राजनीति है पंथ निरपेक्षता को लेकर।
जी और बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर भारत की बड़ी विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज हैं, वे बांग्लादेश के आंतरिक मामला मानकर और वहां के हिंदुओं को उन बाघ के सामने जिससे बकरी को छोड़ दिया जाता है उसको छोड़ दिया है। जी यह जो खंडित राजनीति है वह भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बांग्लादेश में हिंदुओं का पक्षधर बनने में एक बड़ा अड़चन पैदा कर रहा है। देश के जी भीतर ही वहां के हिंदुओं के लिए समर्थन नहीं प्राप्त है। यदि ममता बनर्जी में थोड़ी भी नैतिकता है, यदि बांग्ला अस्मिता के प्रति वे सचेत हैं, वे ईमानदार हैं, तो आज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएं और सरकार से मांग करें सैनिक हस्तक्षेप का। आज कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में बांग्लादेश के हिंदुओं का कोई मुद्दा नहीं उठ रहा। बड़ी आश्चर्य की बात है। लोग लड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे चलना चाहिए या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलकायदा के बराबर है। आज पूरा कांग्रेस बैंकक्रप्ट हो चुका है। जिस कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने वह काम किया था, आज वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कांग्रेस वहां के हिंदुओं के लिए ऐसी असमर्थता जाहिर कर रहा है कि एक शब्द नहीं बोला जा रहा। पूरा देश कांग्रेस पार्टी के इस अनैतिक व्यवहार को, तृणमूल कांग्रेस के उस हिंदू विरोधी व्यवहार को देख रहा है। बंगाल के चुनाव से इसलिए जोड़ रहे हैं कि वहां के मुसलमानों और वहां के कट्टरपंथियों का जो पश्चिम बंगाल में मुसलमान हैं, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, कुछ ऐसे जिलों में उनका प्रभाव है। वहां के जमायते इस्लामी का प्रभाव वहां के मुसलमानों में है। तो उनको लगता है उसका विरोध करने से मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। देश की एकता, अखंडता और हिंदुओं के अस्तित्व उन वोट बैंक के सामने छोटा पड़ रहा है। राकेश जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर बात हो रही है, पश्चिम बंगाल को लेकर बात हो, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर बात हो, तो जो डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश, एक कोशिश पश्चिम बंगाल में की जा रही है, उसका जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। राकेश जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, चुनाव भी बेहद नजदीक है, उसका विरोध भी किया जा रहा है। जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा निकलकर सामने आया, हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से जो अवैध बांग्लादेशी भारत में, पश्चिम बंगाल में घुसे हुए थे, जब वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे थे तो कुछ लोगों को इस बात का भी दर्द हुआ। देखिए, एक सुनियोजित तरीके से पिछले 40 साल से जी, बल्कि 1960 के दशक से जी एक ग्रीन बेल्ट तैयार किया जा रहा है। वह ग्रीन बेल्ट बिहार का अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार है, असम के क्षेत्र हैं, असम के कुछ जिले हैं और पश्चिम बंगाल के जिले हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण काम हो रहा है जो भारत के मजदूरों के लिए के अस्तित्व का सवाल है। वहां के लोगों को लाकर विभिन्न शहरों में कम कम दर पे मजदूरी कराई जा रही है और यहाँ के मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। खास करके पश्चिम बंगाल में ड्राइवर का काम, कुछ सफाई कर्मियों का काम, अनेक प्रकार के काम वे सस्ते रेट पर कर रहे हैं, अपना नाम भी अलग तरह से रख रहे हैं। बहुत ही सुनियोजित तरीके से घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में और असम में संरक्षण दिया जाता रहा। असम की सरकार तो चौकन्नी है, वहां घुसपैठियों की कोई पैठ नहीं है। वे अब दिन गिन रहे हैं कब उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, कब उन्हें कैंप में रहना पड़ेगा, उनकी नागरिकता, जो गलत नागरिकता लियो, नागरिकता छीन जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार ही संरक्षण दे रही है। दुर्भाग्य की बात है, वहां सरकार ही संरक्षण दे रही है। जिस राज्य में पूरे तंत्र ही, चाहे पुलिस का हो, प्रशासन का हो, राजनीतिक नेताओं का है, घुसपैठियों को संरक्षण दे, तो बहुत ही कठिन है चुनाव आयोग के लिए भी उनसे लड़ना भिड़ना और उनको आइडेंटिफाई करना। तो मुझे लग रहा है कि इन घुसपैठियों की जो राजनीति है वह देश के लिए बहुत ही घातक है। जी राकेश जी, दूसरी ओर जी 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 प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। कोई पार्टी जीते या हारे, देश की एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। 1905 के बंग विभाजन से यदि हम इतिहास से नहीं सीखते हैं किस प्रकार से एक बांग्ला अस्मिता के आधार पर पश्चिम बंगाल पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चला रहा था, पूरे देश के राष्ट्रवाद आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, उस बंगाल को ही कर्जन ने बांट दिया। क्या ममता बनर्जी उस कर्जन के राह पर चलना चाहती है? आज ममता बनर्जी के सामने सवाल है, जिस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल की भूमि के थे, जनसंघ के संस्थापक थे, उनका पहला राजनीतिक बलिदान, जीवन का बलिदान तो उन्होंने 370 पर दिया था, लेकिन राजनीतिक बलिदान नेहरू लियाकत पैक्ट पर दिया था। सोचिए, कैबिनेट मंत्री रहना एक महत्वपूर्ण पद होता है और नेहरू लियाकत पैक्ट से क्या असर हिंदुओं पर होगा, इसको मुखर्जी जी ने तभी प्रेडिक्ट कर लिया था।
और नेहरू से अपना विरोध जताया। नेहरू नहीं माने, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। एक यह मूल्य आधारित राजनीति है, यह पंथ निरपेक्षता पर आधारित राजनीति है। उधर ममता बनर्जी की राजनीति है कि हिंदू चाहे मिट जाए, 1% रह जाए, महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहे, घर जलाया जाता रहे, मंदिर तोड़ा जाता रहे, नृशंस हत्या होता रहे, उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता रहे, लेकिन वे वोट बैंक के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। जी राकेश जी, सीधा अगर सवाल किया जाए, जिस तरीके से तस्वीरें बनती नजर आ रही हैं, क्या हिंदू होना ही गुनाह होता चला जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश के चटगांव को लेकर भी बात करें राकेश जी, बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं की आबादी 2 लाख के आसपास है और दूसरी ओर वहां पर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है हिंदुओं के खात्मे को लेकर। क्या राकेश जी एक बार फिर से कश्मीर जैसे हालात चटगांव में देखने को मिलेंगे? क्या हिंदुओं को पलायन करने की जरूरत होगी वहां पर, और क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रह जाएंगे? देखिए, जो आपने बड़ा अच्छा, बहुत 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 अच्छी बात आपने कही, और मुझे लगता है जैसे जो बात मैंने आज एक राष्ट्रीय अखबार जनसत्ता में मैंने एक कॉलम लिखा बांग्लादेश पर, और मैंने कहा सभी प्रकार के हिंसा के पीछे कोई ना कोई कारण होता है सामान्यतः। कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, व्यवसायिक प्रतिद्वंदता होती है, या सामाजिक या धार्मिक विवाद होता है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, या पाकिस्तान में जो हिंदुओं को एकदम साफ जेनोसाइड हुआ, उसके एक अकारण है, मैंने उसके पीछे कोई कारण नहीं है। हिंदू तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वहां भीख मांग रहे हैं, बिल्कुल वे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। आज ढाका यूनिवर्सिटी में जहां 20,000 हिंदू होते थे, आज वहां सिर्फ 2,000 से कम हिंदू बचे हैं। कुल 50,000 छात्रों में मात्र 2,000 हिंदू बचे हैं। वहां का जो जगन्नाथ हॉल है जहां हिंदू रहते हैं, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चटगांव की बात आपने कह ही दिया है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जीनोसाइड किया जा रहा है, सिस्टमेटिक जीनोसाइड किया जा रहा है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की चुप्पी भी थोड़ी हमें दर्द दे रहा है। यूरोपियन यूनियन की चुप्पी हमें दर्द दे रहा है। तो मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन के लोगों को जगना चाहिए। जब वे इजराइल के और गाजा पट्टी को लेकर इतना जग जाते हैं, प्रत्येक दिन बयान देते हैं, तो क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की जान नहीं है? इससे मुझे लगता है यूरोप के का दोहरा व्यवहार और आज जो इस्लामिक मुल्कों की चुप्पी, यह बहुत ही खेदजनक है। मैं एक बात आपको बता देता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दर्जनों इस्लामिक मुल्कों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का एक बड़ा प्रभाव है। उनकी पहल पर अबू धाबी में एक मंदिर बनाया गया, जमीन दी गई, मंदिर बनाया गया। वहां के जो युवराज थे वो उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि भारत ने यदि उस डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया, यदि कम समय में ही डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया, तो इस्लामिक मुल्क भी बांग्लादेश के साथ खड़े नहीं होंगे। ठीक है राकेश जी, ये जाहिर तौर पर आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ा कमेंट था आपका ये कि जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक देश हैं, वो भी इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर राकेश जी, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश में स्थितियां बनी हुई